तो हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी चैप्टर 3 मिनरल एंड पावर इट्स रिसोर्सेस। पावर एंड रिसोर्सेस। तो जो हमारा जो चैप्टर 3 है वो किस पे बेस्ड है? मिनरल्स पर। अब मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स वह होते हैं जो नेचुरली ऑकर होते हैं, जो हमें कुदरत की तरफ से मिलते हैं, यानी कि जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, जिनमें हम जो ह्यूमंस हैं हमारा कोई एफर्ट नहीं होता इसमें, मतलब हम इन्हें बनाते नहीं हैं, ये सिर्फ कुदरती प्राकृतिक ही होते हैं। ना तो हम इन्हें बनाते हैं, ना ही हम इनमें कुछ हस्तक्षेप करते हैं, यानी कि इंटरफेरेंस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 पावर एंड पावर मिनरल पावर रिसोर्सेस। तो नेचुरली occurring substance that has a definite chemical composition is called a mineral। जो मैंने बताया था आपको, मिनरल किसको कहते हैं? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस को, जो कि कुदरती, मतलब जो नेचुरली हमें मिलते हैं, ना कि हम इन्हें बनाते हैं, ये हमें नेचर से ही मिलते हैं। जैसे कि सब्सटेंस दैट हैज़ अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड अ मिनरल। अब हमें पता है कि मिनरल्स तो मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं, कार्बन भी होते हैं, इसके डेरिवेटिव्स भी मिनरल ही होते हैं। रॉक भी मिनरल है, सॉइल भी मिनरल है, मेटल भी मिनरल, नॉन मेटल भी मिनरल है। तो फिर ये अलग अलग कैसे हैं? अगर ये भी मिनरल है तो दैट हैव अ फिक्स डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। सबकी केमिकल कंपोजिशन अलग है। मेटल की कंपोजिशन अलग है और नॉन मेटल की कंपोजिशन अलग है। मेटल में अगर 4 कार्बन है तो वो मेटल है, और उनके जो कार्बन है वो एक साथ अटैच्ड हैं। उनके जो कार्बन चेन्स होती हैं वो, उनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, इसलिए उनके कार्बन फ्री रहते हैं, तो वो क्या होते हैं? मेटल। और नॉन मेटल क्या होता है? उनकी केमिकल कंपोजिशन बदल गई, इसीलिए वो मेटल की लिस्ट में आते हैं। जिनकी कंपोजिशन मेटल जैसी है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वो आ जाते हैं मेटल्स के अंदर। और जिनकी कंपोजिशन ऐसी है जो मेटल से डिफरेंट है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, वो आ जाते हैं नॉन मेटल्स के अंदर। तो ये हो जाते हैं नॉन मेटल्स के अंदर केमिकल कंपोजिशन। मतलब मान के चलो आप और आपका भाई है, आपके पिताजी तो सेम है आपके और आपके भाई के, पर लेकिन आपका भाई और आप, उन दोनों एक ही पिता की पैदाइश हैं, दोनों के पिताजी एक हैं, दोनों की माताएं एक हैं, लेकिन आपके और आपके भाई के बिहेवियर में भी चेंज होगा, उनके बॉडी कंपोजिशन में चेंज हो सकता है। शायद आपका भाई मोटा हो और आप पतले हो, या फिर आप मोटे हो और आपका भाई पतला हो। उनकी केमिकल कंपोजिशन अलग हैं, आपकी केमिकल कंपोजिशन अलग है। उनका स्टडी कंपोजिशन अलग, उनका वो पढ़ते हैं, आप नहीं पढ़ते। वो ज़्यादा खेलते हैं, आप ज़्यादा नहीं खेलते। वो कंप्यूटर चलाते हैं, आप तो कंप्यूटर नहीं चलाते। मतलब दोनों की एक्टिविटीज़ अलग हैं, दोनों का ओरिजिन एक ही है, ओरिजिन एक ही है, लेकिन माँ बाप एक ही, ओरिजिन भी एक ही, लेकिन इनका क्या बिहेवियर अलग है, बैठने का बिहेवियर अलग है, खाने का बिहेवियर अलग है, खेलने का बिहेवियर अलग है। कोई ज़्यादा खेलता है, कोई कम खेलता है। मतलब दोनों के बिहेवियर अलग हैं, लेकिन इनकी दोनों का ओरिजिन एक ही है। तो मिनरल किसको कहते हैं? मिनरल नेचुरली occurring substance that has a definite chemical composition is called mineral. Minerals are formed in different geological environment. In different conditions, it is created by natural process without any human interference. They can classify as physical properties such as color, density, hardness, and chemical composition such as solubility. जो मिनरल्स होते हैं वो होते हैं जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट में फॉर्म होते हैं। जैसे कि हम मान सकते हैं राजस्थान का जियोलॉजिकल कंपोजिशन अलग है, और यानी कि श्रीनगर का कंपोजिशन अलग है। राजस्थान में रेत ही रेत होता है, और जो श्रीनगर है, जो जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। मतलब दोनों एक ही कंट्री के पार्ट हैं, लेकिन दोनों का जो रहने का वातावरण है, वहाँ के लोग होंगे तो उनके कपड़े अलग होंगे, उनकी भाषा अलग हो सकती है, उनके रहन सहन अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो इनकी जो डिफरेंट कंडीशन में प्रोसेस होती है, मतलब कि मान लो इंडिया में अगर सोना ज़्यादा है तो बाहर अमेरिका में कुछ प्लेटिनम ज़्यादा मिलता है। अलग अलग कंट्री का अलग अलग जो मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन है। किसी कंट्री में रेत ज़्यादा है, सऊदी अरब में रेत ज़्यादा है, तो किसी कंट्री में पानी ज़्यादा है। तो दोनों का मिनरल का जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट है। और जो मिनरल्स होते हैं इनमें जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे नहीं, वो हम उनमें बनाने में कोई मदद नहीं करते। ये नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होते हैं, ये नेचर में बनते हैं। जैसे कि मान लो गोल्ड है, गोल्ड हम नहीं बना रहे, आप नहीं बना रहे,
गोल्ड नेचुरली आ रहा है, कुदरती आ रहा है, ना हम इसको बना रहे हैं, ना हम इसको तोड़ रहे हैं, ना हम इसको बनाने में कोई प्रोसेस कर रहे हैं। ये क्या नेचुरल सब्सटेंस है। तो हम इनका क्लासिफिकेशन करें तो इनका क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे कर सकते हैं? उनकी कलर पे, उनकी डेंसिटी पे। ये क्या फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आ जाती है उनका क्लासिफिकेशन? उनका कलर और उनकी डेंसिटी। कि गोल्ड हम देखते हैं गोल्ड चमकीला होता है, और जबकि लोहा चमकीला होता है लेकिन इतना नहीं होता। गोल्ड हम देखते हैं मेलेबल होता है, वो जल्दी से मुड़ जाता है, लेकिन लोहा इतनी जल्दी नहीं मुड़ता। दोनों की प्रॉपर्टी अलग हो गई, एक मेलेबल एक मेलेबल नहीं, और दोनों ही मेटल है। ठीक। तो अगर हम मेटल मिनरल की बात करें, मिनरल दो तरह के हो सकते हैं, एक मेटेलिक एक नॉन मेटेलिक। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने मेटल में क्या है, स्टील है, आयरन है, ब्रॉन्ज है, ब्रास है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, क्रोमियम है, गोल्ड है, लीड है, सिल्वर है, मैग्नीशियम है, टिन, निकल, टाइटेनियम, जिंक। ये सब मिनरल्स हैं, मेटेलिक मिनरल्स हैं। मिनरल्स ये भी है। और देखो मेटेलिक मिनरल मेटेलिक मिनरल कंटेन मेटल, contain metal, metal that can conduct electricity। ये बहुत प्रॉब्लम आ रही है इसमें। conduct electricity, that can conduct electricity, they have character like luster, luster, shine। ठीक है। metal that can metallic mineral that contain metal substance that can conduct electricity, they have a character like luster or shine। सच एस सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, एक्सेट्रा। जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिए थे, जैसे कि ये सारे एग्जांपल किसके? मेटल के। स्टील है, आयरन है, ब्रॉन्ज है, ब्रास है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, क्रोमियम है, गोल्ड है, लीड है, सिल्वर है, मैग्नीशियम है, टिन है, निकल, टाइटेनियम, जिनके ये सारी किसके? मेटल्स के एग्जांपल्स हैं। और अब हम बात करें नॉन मेटल की, तो ये भी नॉन मेटल ही है। डायमंड है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, सिल्क है, बोरॉन। मिनरल्स दोनों है। और जो मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिए, जिंक, टिन, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, सिल्वर, क्रोमियम, लीड, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, स्टील, ये भी मिनरल्स हैं। और मिनरल्स ये भी हैं जैसे कि डायमंड, ऑक्सीजन, कार्बन, सिलिकॉन, ब्रोन, ये भी मिनरल है, वो भी मिनरल। तो इनमें डिफरेंस क्या आ गया? दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि ये नॉन मेटल हैं, जो मैंने ये डायमंड, ऑक्सीजन, कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन, ये नॉन मेटल्स हैं। और जो ऊपर बताए थे वो मेटल्स हैं। जो ऊपर बताए थे, जो निकल, टाइटेनियम, सिल्वर, गोल्ड, मैग्नीशियम, टिन, लीड, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं। दोनों ही मिनरल्स दोनों अलग अलग हैं। मेटल्स कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, और जो नॉन मेटल वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहे। दोनों का कंपोजिशन अलग हो गया। एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो उसको मेटल बना दिया, और एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा उसे क्या बना दिया? नॉन मेटल। ठीक। हाँ चलते जी। अब हम बात करें फेरस मिनरल्स, जो मेटलिक जो नॉन मेटलिक के है ना एग्जांपल्स हैं, जो दूसरा मेटल्स में आ जाते हैं। इनकी कैटेगरी अगर हम करते हैं तो मेटल और मेटल्स के अंदर ये आते हैं फेरस मिनरल एंड नॉन फेरस मिनरल। ठीक। फेरस मिनरल्स
are those minerals that contain iron. Some examples of ferrous mineral include iron ore, manganese, nickel and chromite. ये आपको ये ऊपर एग्जांपल दिख रहा है ना, पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, स्टील, ये किसके एग्जांपल हैं? ये फेरस मिनरल के एग्जांपल हैं, जो इनमें मेटल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब इनमें कुछ मेटल का मिनरल्स है ना, वो कंटेन आयरन इनके अंदर होता है। जैसे कि स्टील है, मिक्सचर से बनता है, आयरन और एल्यूमिनियम के मिक्सचर से बनता है। तो ये इसमें क्या है, थोड़ा सा आयरन है और थोड़ा सा कुछ और है, जिसके मतलब दो कंपोजिशन से मिलकर दो, मतलब दो अलग अलग चीज़ से मिलकर जो तीसरा चीज़ बन रहा है, पर उसके अंदर आयरन होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? फेरस मिनरल। इसके एग्जांपल के आयरन और है, निकल है, क्रोमाइट है, मैग्नीज है। नॉन फेरस मिनरल क्या होते हैं? द मेटेलिक मिनरल दैट कंटेन मेटल, द मेटेलिक मिनरल दैट कंटेन मेटल अदर देन आयरन। मतलब इसके अंदर आयरन के अलावा दूसरा कोई मेटल होगा वो चलेगा, लेकिन आयरन नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल्स क्या हैं? गोल्ड है, कॉपर है, सिल्वर है, लीड है, टिन। गोल्ड के अंदर हम लोहा नहीं मिलाते वरना वो खराब हो जाएगा। सिल्वर के अंदर हम लोहा नहीं मिलाते, खराब हो जाएगा। लेकिन स्टील के अंदर मिलाते हैं, स्टील खराब नहीं होता। मतलब अगर एल्यूमिनियम और आयरन को मिलाते तो स्टील बन जाता, खराब नहीं होता। लेकिन अगर गोल्ड के अंदर अगर हम लोहा मिलाएंगे तो वो खराब हो जाएगा, सिल्वर के अंदर मिलाएंगे खराब हो जाएगा। तो हमें चाहिए तो फायदा ना, तो इसको तो हम खराब करेंगे नहीं, बहुत महंगा है। तो अगर ऐसे मिनरल जिसमें आयरन का प्रेजेंस हो तो उसको बोलते हैं फेरस मिनरल। और ऐसे मिनरल जिसमें आयरन का प्रेजेंस ना हो, आयरन के अलावा कुछ और हो सकता है, दूसरा हो सकता है, लेकिन आयरन नहीं होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं फेरस मिनरल। फेरस मिनरल का एग्जांपल क्या है? फेरस मिनरल का एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, लीड, ये टिन, ये किसके एग्जांपल हो गए? फेरस मिनरल के। अब ये माइनिंग, जैसे आप देख रहे हो माइन, ये खदान है ना, इसमें माइनिंग चल रही है। जैसे कि ये माइन हो रही है ना किसी खदान के अंदर। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग मिनरल आर फ्रॉम बरीड रॉक अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। मतलब प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया जो मतलब जले हुए रॉक्स होते हैं ना, पत्थर, जो जले हुए रॉक्स होते हैं उनको मिनरल फ्रॉम बरीड अंडर द अर्थ, मतलब अर्थ के अंदर निकलते हैं और जले हुए, मतलब जमीन के अंदर से जो मिनरल निकलते हैं जो अर्थ सरफेस होते हैं उससे हम कहते हैं माइनिंग। और ओपन कास्ट माइनिंग, मिनरल दैट फाउंड एट लो डेप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर। जो मतलब सरफेस की लेयर उसको हटा के, मतलब मान लीजिए आपने कोई चीज़ गाड़ दी, मतलब ज़मीन के अंदर पर ज़्यादा, मतलब 1 फुट गाड़ दी, ठीक, और मैंने उसको हाथ से हटा के कुछ मशीन्स की मदद ली, फावड़े की मदद ली, सिकल की मदद ली, और मैंने उसे हटा दिया, ठीक। तो ऐसी प्रोसेस को मतलब जो ज़्यादा अंदर ना हो और ज़्यादा बाहर ना हो, मतलब मिडिल में हो, लो डेप्थ पे, और उस मिनरल को हम निकालते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। और जो तीसरा है वो ड्रिलिंग। तीसरा क्या है? ड्रिलिंग। ड्रिलिंग आप देख सकते हो कि जो नीचे मशीन आ रही है, ड्रिल पाइप है, कास्टिंग है, केसिंग है, सीमेंट है, ड्रिल है, तो ये क्या नीचे छेद, ज़मीन में छेद करती हुई जा रही है। द वेल आर बोर्ड टू टेक देम आउट इज कॉल्ड ड्रिलिंग। ड्रिलिंग। चौथा क्या है? क्वेरीफाइंग। मिनरल दैट लाई नियर, mineral that lie near the surface which is taking out by simply dug, पता नहीं यार क्या हो रहा है, डग आउट इज कॉल्ड क्वेरीफाइंग। जो मिनरल मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, ज़मीन में कुछ 1-2, मतलब मान ले आधे फुट या 1 फुट ऊपर होते हुए हम इन्हें हटा के, मतलब साफ करके निकाल सकें, उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्वेरीफाइंग। मिनरल occur at different types of rock
Some are metotrophic, igneous and sedimentary rock. Generally metallic mineral are found in igneous and metotrophic rock. जो मेटेलिक जो मिनरल होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, या तो मेटाट्रॉफिक रॉक में पाए जाएंगे या फिर इग्नियस रॉक में पाए जाएंगे. रॉक फॉर्मेशन फॉर्म लार्ज प्लेड्यू. सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन ऑफ प्लेन एंड यंग फोल्ड्स माउंटेन कंटेन नॉन मेटेलिक मिनरल लाइक लाइमस्टोन. हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स की. तो एशिया आती है. तो एशिया में क्या होता है, चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन और डिपॉजिट्स. जो मतलब चाइना और इंडिया, इनके पास आयरन और का डिपॉजिट का भंडार, आयरन और का भंडार बहुत ज़्यादा है. दे प्रोड्यूस हाफ ऑफ द वर्ल्ड टिन. चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर द वर्ल्ड लीडिंग टिन प्रोड्यूसर. चाइना और इंडिया के पास आयरन और का बहुत बड़ा भंडार है. उसके बाद ये वर्ल्ड का आधा टिन प्रोड्यूस करते हैं. मतलब वर्ल्ड में जितना भी टिन यूज़ हो रहा है उसका जो आधा टिन है, मतलब मान लो 100 किलो टिन है, उसमें से 50 किलो टिन है वो किसका है, चाइना और इंडिया का. इन दोनों में से सबसे ज़्यादा टिन 50% कौन प्रोड्यूस कर रहा है, चाइना और इंडिया. मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना आर द फर्स्ट लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टिन. और जो वर्ल्ड में जो टिन का जो प्रोडक्शन होता है उसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करते हैं, वो कौन कर रहा है, चाइना, इंडोनेशिया और मलेशिया. चाइना हैव आल्सो लीड इन प्रोड्यूसिंग ऑफ लीड, टंगस्टन, एंटीमनी. इन तीन का प्रोडक्शन भी चाइना करता है. एंड एशिया हैव आल्सो डिपॉजिट ऑफ मैग्नीज, बॉक्साइड, निकल एंड जिंक, कॉपर. North America. North America located in three regions: Canadian region, Appalachian region, and mountain ranges. Iron or nickel, gold, uranium, and copper are mined in Canadian region. Coal and Appalachian region. West Cordilleras have lead in zinc, gold, and silver. जो नॉर्थ अमेरिका है उसमें से 3 रीजन में बटा है: अपल्शियन रीजन, कैनेडियन रीजन एंड वेस्ट कॉर्डिलियस रीजन. 3 रीजन में बटा है. उसमें जो कैनेडियन रीजन है उसमें क्या पाया जाता है, कैनेडियन रीजन के अंदर जो माउंटेन रेंजेस, कैनेडियन रीजन और अपल्शियन रीजन 3 रीजन में बटा हुआ है. इसमें से जो गोल्ड, निकल, आयरन, यूरेनियम एंड कॉपर जो है वो हमें किस रीजन में मिलता है, वो हमें मिलता है कैनेडियन रीजन के अंदर. और जो कोल है वो मिलता है अपल्शियन रीजन के अंदर. और जो वो रीजन वेस्ट है ना, वेस्ट कॉर्डिलियस में हमें क्या मिलता है, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर. तो हमें नॉर्थ अमेरिका हमें पता है नॉर्थ, तो हम इसके वैसे नॉर्थ अमेरिका 3 पार्ट में बटा हुआ है. कौन कौन सा, कॉर्डिलियस रीजन, अपल्शियन रीजन, कैनेडियन रीजन. कैनेडियन रीजन के अंदर हमें क्या मिलता है, गोल्ड, निकल, आयरन, यूरेनियम, कॉपर. कैनेडियन रीजन में ये मिलता है. और जो अपल्शियन रीजन उसके अंदर कोल मिलता है. और जो कॉर्डिलियस रीजन उसमें जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर मिलता है. अब बात करते हैं साउथ अमेरिका की. ब्राज़ील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड. चाइल, पेरू, देश है कुछ, इज लीडिंग प्रोड्यूस ऑफ कॉपर. एंड साउथ अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर चाइल और पेरू किसका प्रोड्यूसर है, लीडिंग प्रोड्यूसर है, कॉपर का. यूरोप इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन और का. हम बात करें यूरोप की. यूरोप इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन और अदर कंट्रीज आर रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस. मिनरल डिपॉजिट ऑफ जिंक, लीड, कॉपर, मैग्नीज, निकल आर फाउंड इन वेस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया. जो यूरोप है ना, यूरोप किसका प्रोड्यूसर है, आयरन का. और अदर कंट्रीज़ जैसे कि रशिया, यूक्रेन है, स्वीडन और फ्रांस है, इनके पास किसका भंडार है, जिंक का है, लीड का है, कॉपर का, मैग्नीशियम, निकल का भंडार है. तो यूरोप के अंदर हमें आयरन मिलता है
और जैसे कि दूसरे देश हो गए रशिया, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस के अंदर हमें जिंक का भंडार है, लीड का भंडार है, कॉपर का भंडार, मैग्नीज का और निकल का भंडार मिल जाता है। और वेस्टर्न यूरोप और यूरोपियन रशिया के अंदर मिलता क्या है, मैग्नीज, निकल, जिंक, लीड, कॉपर। ठीक। अंटार्कटिका की बात करें, द कोल इज ट्रांसटेरेटिक माउंटेन आयरन इन, जो ट्रांसटेरेटिक माउंटेन है जो अंटार्कटिका में, हमें वहाँ पर मिलता क्या है, कोल। और जो आयरन है, वो हमें कहाँ मिलता है, नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन के पास। ईस्ट अंटार्कटिका में क्या मिलता है, गोल्ड, सिल्वर और ऑयल मिलता है। और हम बात करें अफ्रीका की, अफ्रीका इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड, प्लेटिनियम। जो अफ्रीका है वो, उसके पास सबसे ज़्यादा क्या इसका भंडार है, डायमंड का, गोल्ड का, प्लेटिनियम का। और जो साउथ अफ्रीका है जिसमें जिम्बाब्वे, ज़ायरा है ना, वो किसका प्रोड्यूसर है, गोल्ड का, इन द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड में गोल्ड का प्रोड्यूसर है। अदर मिनरल फाउंड इन अफ्रीका, और जो और भी जो मिनरल्स है वो जो साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं वो क्या है, कॉपर है, आयरन है, क्रोमियम है, यूरेनियम है, कोबाल्ट है, बॉक्साइट है, ऑयल है। इज फाउंड इन नाइजीरिया, लिबिया एंड अंगोला, इनमें पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, इट इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन और टिन एंड निकल, इट इज़ आल्सो रिच इन कॉपर। जो ऑस्ट्रेलिया है वो प्रोड्यूसर किसका है, बॉक्साइट का। और ये लीडिंग प्रोड्यूसर किसका है, गोल्ड का, डायमंड का, टिन का और आयरन का एंड निकल का। इट इज़ आल्सो रिच इन कॉपर लीड, जिंक एंड मैग्नीज। कलगोरिया एंड द कुलगेडिया हैव लार्ज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड। और जो कोलगाडिया है और जो कैलगोरिया है उसमें क्या है, भरपूर मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में क्या है, गोल्ड। ठीक। मिनरल आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इट कैन बी टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू फॉर्म, द रेट ऑफ the rate of consumption consumption is much smaller than human, the rate of consumption नहीं हुआ, the rate of मतलब जितना हमें मिल रहा है अगर हम उससे ज़्यादा इस्तेमाल करें तो वो एक दिन क्या हो जाएगा, इस धरती से विलुप्त हो जाएगा। मतलब हमारी नीड्स से वो बहुत कम है। हमें चाहिए, हमें 100, मान के चलिए हमें 100 रुपये चाहिए लेकिन हमें मिल कितना रहा है, 50। तो हमारी नीड्स ज़्यादा है और लेकिन वो रिसोर्स कम है। ठीक है ना। अगर हम ऐसे ही एक्सप्लॉइट करते रहेंगे किसी रिसोर्स को तो वो एक दिन ख़त्म ही हो जाएगा। और अगर हम इसे बचाना है तो कुछ और इसको बनने में हज़ारों साल लग जाते, पेट्रोल बनने में बहुत हज़ार साल लगते, करोड़ों साल लग जाते, लेकिन हम उसे 2 मिनट के अंदर उड़ा देते हैं, 2 मिनट के अंदर ख़त्म कर देते हैं। ठीक। तो हमें इसको बचाना चाहिए। तो रिसाइकलिंग ऑफ मेटल इज़ अ मेथड टू कंजर्व मिनरल। रिसाइकलिंग जो मेथड है उससे हम इसे कंजर्व भी कर सकते हैं। बहुत से मिनरल ऐसे होते हैं जो रीन्यूएबल नहीं होते हैं, कि जो एक बार ख़त्म हो गए वो वापस नहीं आएगा। पावर और एनर्जी, पावर और पावर और एनर्जी प्ले एन वाइटल रोल, play a vital role in our life. We also need energy for mining, agriculture, industry, transport, communication, defense, power resource, broadly categorized as conventional, non-conventional resources. ये हम कैटेगरीज में बांट सकते हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल रिसोर्स और एनर्जी विच एन कॉमन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, फायरवुड, फॉसिल फ्यूल, हार्ड टू कन्वेंशनल रिसोर्सेज।
Firewood is used for cooking and heating in our country. More than 50% of the energy used by villagers. जो हमारा जो फॉसिल फ्यूल जैसे फायरवुड है, लकड़ी का इस्तेमाल हमारे आज भी गांव में होता है, और उसका 50% यूज़ कौन करते हैं? जो गांव में रहते हैं वो लोग. Remain plant and animal which were buried under the earth for millions of years ago got converted by the heat and pressure into fossil fuels such as coal, petroleum and natural gas. जो मतलब जो कोल जो बहुत सारे जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो जल जाते हैं और दब जाते हैं, हज़ारों साल दबे रहते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वो फॉसिल फ्यूल्स में बदल जाते हैं, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है. अगर हम कोल की बात करें, दिस इज द मोस्ट अबंडेंट फाउंड फॉसिल फ्यूल. इट इज़ अ डोमेस्टिक फ्यूल इन इंडस्ट्री एंड iron and steel industry. Electricity which is generated by coal is called thermal energy. Coal is preferred as buried sunshine. The leading country the country the leading producer of coal in are USA है, चाइना है, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस. इंडिया में कहाँ पर होता है जो कोल का प्रोडक्शन? रानीगंज में, तारिया में, धनबाद में और बोकरा इन झारखंड के अंदर. इनके अंदर क्या होता है? जो कोल का प्रोडक्शन होता है. पेट्रोलियम की बात करें, अब थिक ब्लैक लिक्विड इज कॉल्ड पेट्रोलियम. जो थिक ब्लैक लिक्विड होता है उसे हम कहते हैं पेट्रोलियम. इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर ऑफ रॉक एंड इट इज़ ड्रिल्ड from rock field located in offshore and coastal area. Then it is sent to refineries which process the crude oil and produce a variety of products like diesel, petrol, kerosene, wax, lubricants. Petrol and its derivative is called black coal. जो पेट्रोल क्या होता है, जो होता है ना, ब्लैक लिक्विड को हम पेट्रोलियम कहते हैं. और ये पाया कहाँ जाता है? ये हम कहाँ से निकालते हैं? रॉक्स के अंदर. रॉक्स में जो लेयर होती है उसके अंदर से निकालते हैं. ठीक. और इसकी जो डेरिवेटिव जब ये निकलता है फिर इसको हम रिफाइन करते हैं. फिर जो इससे जो ऑयल निकलता है फिर उससे हम वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं. जैसे कि हम दूध लेते हैं, हम दूध ले आते हैं, दूध को हम पीते भी हैं और फिर इसको हम मतलब इसका हम दही भी बना लेते हैं, तो है ना, और सब्जी भी बना लेते हैं, उसकी कड़ी वगैरह बना लेते हैं. तो ये क्या उसके डेरिवेटिव्स हो गए. और जो पेट्रोल के जो डेरिवेटिव्स हैं ना उनको हम क्या कहते हैं? ब्लैक गोल्ड. द प्रोड्यूसिंग कंट्री आर ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड काटर. जो इनका जो प्रोडक्शन करते हैं वो कौन सी कंट्री हैं? ईरान, इराक, काटर, सऊदी अरेबिया. और मैंने आपके लिए एक बोनस भी रखा है इसके अंदर, आपको याद रखने के लिए मैं इसके लिए ट्रिक भी रखता हूँ. तो ये अगर हमें ये याद नहीं हो रहा तो हम कैसे याद रखेंगे? तो आपको इतना सा सेंटेंस याद रखना है, योर आई क्यू इज़ हाई. इसमें जो योर आई क्यू है ना उसमें क्या है? आई से क्या होता है? ईरान, क्यू से क्या? काटर, आई से क्या? इराक और एस से सऊदी अरेबिया. ठीक. अदर प्रोड्यूसिंग आर यूएसए, अल्जीरिया, वेनेजुला. और जो अदर कंट्रीज उसको प्रोड्यूस करते हैं वो क्या है? अल्जीरिया, वेनेजुला और रशिया. ट्रिक टू लर्न प्रोड्यूसिंग कंट्री. यूरेनस आर कोल्ड, वीनस राजस्थान इज हॉट. यानी कि यहाँ पर जो अदर प्रोड्यूसिंग कंट्री को कैसे याद रखेंगे? आपको इतना सेंटेंस याद रखना है, यूरेनस आर कोल्ड, वीनस राजस्थान इज हॉट. मतलब यूरेनस जो प्लानट है वो ठंडा है और जो वीनस और जो राजस्थान है वो क्या है? गर्म. चलो हमें बताते हैं. जो यूरेनस से उससे हम याद रख सकते हैं यूएसए, आर से अल्जीरिया, कोल्ड से आपको याद नहीं रखना. और जो वीनस है उससे आप वेनेजुला याद रख सकते हो. राजस्थान से रशिया इज हॉट, इससे आपको कुछ याद नहीं रखना. तो आपको कितने ट्रिक याद रखनी है? यूरेनस आर कोल्ड, वीनस राजस्थान इज हॉट. तो आपको कैसे याद करना है? यूएसए, अल्जीरिया, वेनेजुला, रशिया. तो इसके प्रोडक्शन के लिए नेचुरल गैस, इट इज़ फाउंड विद द पेट्रोलियम डिपॉजिट्स.
and it is released when crude oil is brought to the surface. It is used as domestic and industrial fuel. It has a wide many uses such as power sector to generate electricity for heating purpose. जो नेचुरल गैस है इसको हम बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, है कि नहीं? तो इसको हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और जो इसका जो देश इसका प्रोडक्शन करते हैं वो कौन से हैं? वो है यूएसए, रशिया, ईरान, इराक, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। तो तो इसकी ट्रिक क्या है? राम राम, उमंग, छोटू, अमन गो टू ईरान, इराक। ये हम याद कैसे करेंगे? राम से हम रशिया याद रख सकते हैं, उमंग से हम यूएसए याद रख सकते हैं, छोटू से हम कनाडा याद रख सकते हैं, अमन से हम ऑस्ट्रेलिया याद रख सकते हैं, और गो टू ईरान, इराक। ईरान, इराक आपके जो प्रोड्यूसिंग कंट्री पहले से ही हैं, तो आप पहले से प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं। अब हम हाइडल पावर की बात करें तो आपको ऊपर डायग्राम दिख रहा है, जहाँ पर एक जनरेटर होता है और टरबाइन ब्लेड्स दिख रही हैं आपको, जो टरबाइन ब्लेड्स हैं, और एक ऊपर डैम, और यहाँ से एक पावर प्लांट हाउस है जो आपको साइड में दिख रहा होगा। पावर प्लांट हाउस सेटअप करते हैं, एक टरबाइन ब्लेड सेटअप करते हैं, जनरेटर, ऊपर एक डैम है, और जो पावर प्लांट हाउस है उसके ऊपर के कुछ केबल्स गई हैं, कुछ ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी के जो टावर हैं उनके ऊपर वायर्स गई हैं, उसको जो जनरेट, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और ऊपर जाएगी। तो रेन वाटर इज स्टोर्ड इन देम, द वाटर फॉल फ्रॉम हाइट। जो बारिश का पानी होता है वो किस में इकट्ठा होगा? डैम के अंदर। और ऊपर से जो पानी है वो किस पे गिर रहा है? यहाँ से अगर फॉल हो रहा है तो टरबाइन ब्लेड्स के अंदर पानी, टरबाइन ब्लेड के ऊपर पानी पड़ रहा है, और टरबाइन ब्लेड क्या करेंगे? स्टार्ट घूमना चालू करेंगे, उससे क्या प्रोडक्शन ऑफ लाइट होगा, और इससे क्या होगा? जो लाइट का प्रोडक्शन होगा, और इससे जो प्रोडक्ट, इस तरीके मेथड से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं हम, जो इलेक्ट्रिक जनरेट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और जो पानी बचता है उसे हम किसके लिए इस्तेमाल करें? खेती के लिए, खेती में सिंचाई के लिए, खेती के लिए पानी छोड़ देते हैं। इसका जो 1/4 जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अपने विश्व के अंदर जो 1/4 जो इलेक्ट्रिसिटी वो किससे द्वारा प्रोड्यूस होती है? हाइडल पावर से। और इसकी जो लीडिंग प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, प्रोड्यूसर कौन कौन सी कंट्री हैं? नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना, पैराग्वे। ये 4 इसके प्रोड्यूसिंग कंट्री है। और इंडिया में कहाँ पर होता है? नागार्जुन, भाखड़ा, सागर, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर वैली। अगर हम बात करें इसको लर्न करने की तो क्या है? नेवी ब्रिगेडियर डैनियल गंभीर, इंडिया के लिए नेवी ब्रिगेडियर डैनियल गंभीर, जो नेवी का जो ब्रिगेडियर है उसका नाम क्या है? डैनियल गंभीर। तो नेवी से हम नागार्जुन याद रख सकते हैं, ब्रिगेडियर से हम भाखड़ा याद रख सकते हैं, डैनियल से हम दामोदर वैली, गंभीर से गांधी सागर। ट्रिक टू लर्न हाइडल पावर। जो अदर कंट्री से लीडिंग कंट्रीज है वो क्या से आते हैं? नेशनल कांग्रेस पार्टी भारत। तो नेशनलिस्ट से हम नॉर्वे याद रख सकते हैं, कांग्रेस से चाइना, और जो पार्टी से पैराग्वे, भारत से ब्राज़ील। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स, इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज। Non-conventional resources, increasing use of fossil fuel is leading to its shortage. A present rate of consumption being going to the resource get exhausted and it's a pollute the environment. जो कन्वेंशनल रिसोर्स हैं वो जो हमारा जो एनवायरनमेंट उसको भी पॉल्यूट करते हैं। कुछ जैसे कि पेट्रोल से हम जो बाइक चला रहे हैं उसमें जो पॉल्यूशन हो रहा है तो हमारे इन्वायरमेंट को भी हार्म कर रहा है वो। और हम इसी तरह से इसका यूज़ करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसको हम रीन्यू नहीं कर पा रहे, हम इसको रिसाइकिल नहीं कर पा रहे, लेकिन कन्वेंशनल रिसोर्स को हम रिसाइकिल कर सकते हैं। सबसे पहले सोलर एनर्जी, जो आपको सोलर पैनल के ऊपर दिख रहे हैं, ऐसे सोलर पैनल्स को लगाया जाता है, और जो सोलर एनर्जी गोes अनलाइक स्क्रिप्ट इन सोलर सेल
from earth to sun produce electricity. Many of these cells are joined into solar panel to generate electricity. The countries which are blessed and abundant, जो मतलब जो कंट्रीज जो सनलाइट से जिनके पास होती है, जैसे बहुत से देश जिनके पास सनशाइन आती ही नहीं है, जो वो सारे सेल्स होते हैं उनको कनेक्ट किया जाएगा। फिर इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी जो सनलाइट ट्रैप होगी और जिन सेल को इसके अंदर जो सनलाइट ट्रैप होगी और इससे क्या करेंगे हम लाइट बनाएंगे। और जो कुछ कंट्रीज होती हैं वो कुछ कैसे का इस्तेमाल सोलर हीटर है, सोलर ड्रायर, सोलर कुकर है। और हम बात करें विंड एनर्जी की, जो विंड मिल्स आपको जो इनको हम हिंदी में पवन चक्की बोलते हैं। द बिग विंड मिल इज सेटअप, द विंड मिल ब्लेड स्टार्ट रोटेटिंग दैट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट जनरेटिंग, और इट इज सेटअप वेयर एट दैट रीजन वेयर द एयर इज ब्लोन। और जो यहाँ पर ये फाउंड होती हैं जहाँ पर जो विंड मिल का यूज़ होता है वो कंट्री कौन कौन सी हैं? जो कंट्री इसका इस्तेमाल करती हैं वो कौन सी हैं? नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूएसए, यूके एंड स्पेन। और इसकी हम जो कंट्री उसको ट्रिक क्या है? निखिल, गौरव, देव, सन्नी गो टू यूएसए, यूके। जो निखिल है उससे हम क्या याद रख सकते हैं? नीदरलैंड। और जो गौरव है उससे हम जर्मनी याद रख सकते हैं, देव से डेनमार्क, और यूएसए से यूएसए रखेंगे, यूके से यूके, और सनी से स्पेन। ये हमारी ट्रिक है विंड मिल जो कंट्री यूज़ करती हैं उसके लिए। अब हम बात करें न्यूक्लियर पावर। तो न्यूक्लियर पावर जो एटम्स होते हैं उसकी जो न्यूक्लियर उसको हम तोड़ देते हैं, उसके अंदर जो न्यूक्लियर पावर होती है, जो न्यूक्लियाई को काटने के बाद जो प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर एनर्जी, उसको कहते हैं हम न्यूक्लियर पावर। और इस जो टेक्निक मेथड यूज़ किया जाता है इसको करने के लिए, उससे हम बोलते हैं फिजन। और जो एटम यूज़ करते हैं वो होते हैं थ्रोमियम और यूरेनियम। और जो कंट्रीज इसको इस्तेमाल करती हैं इस टेक्निक को वो कौन सी हैं? यूएसए और यूरोप। और इंडिया में ये कौन सी जगह पर इस्तेमाल होता है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, यूपी। और इसको क्या करने के लिए टीम ऑफ मिनी गोल्फ, कबड्डी, यूनिसाइक्लिंग फ्रॉम राजस्थान। टीम से हम याद रखेंगे तमिलनाडु, मिनी गोल्फ से याद रखेंगे महाराष्ट्र, कबड्डी से कर्नाटका, यूनिसाइक्लिंग से यूपी, और राजस्थान से राजस्थान याद रखेंगे। अब हम बात करें जियोथर्मल एनर्जी की, तो क्या है? द हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। द टेम्परेचर of interior rises steadily as we go down. This heat is used to generate geothermal energy. The world largest geothermal in USA, followed by New Zealand, Iceland, Philippines and Central America and India, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। जो जियोथर्मल एनर्जी है ना वो नीचे ज़मीन के अंदर पाई जाती है, उसकी जो हीट से हम जो एनर्जी बनाते हैं उससे हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। और ये कहाँ पर इस्तेमाल होती है? यूएसए में। और इसको कौन कौन कंट्री फॉलो करती हैं? आइसलैंड है, न्यूजीलैंड है, और फिलीपींस और सेंट्रल अमेरिका इसको यूज़ करती हैं। और फिर इंडिया में इसके जो प्लांट्स कहाँ पर हैं? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के अंदर। टाइडल एनर्जी, द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। द टर्बाइन ब्लेड्स आर यूज्ड इन टाइडल एनर्जी। डैम are built in front of them. The dam store water is used to generate tidal energy. और जो देश हैं इसको जो मतलब टाइडल एनर्जी टर्बाइन ब्लेड्स होती हैं वो सेटअप कर दी जाती हैं। और जो डैम के अंदर जो डैम के इन फ्रंट में बनाई जाती है, और इस टर्बाइन ब्लेड्स को इन फ्रंट ऑफ डैम रखा जाएगा और इससे जो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। और जिससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे हम क्या कहते हैं? टाइडल एनर्जी। और जो देश है इसको इस्तेमाल करते हैं वो कौन से हैं? रशिया, फ्रांस एंड गल्फ। हम बात करें बायोगैस की। मेटलिक मिनरल दैट कंटेन मेटलिक नहीं, जो मेटलिक नहीं होगा यहाँ पर क्या होगा? द मिनरल दैट कंटेन मेटल अदर देन आयरन और, ये तो फेरस नॉन फेरस का हो गया। बायोगैस का मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ से, हाँ यहाँ पर द ऑर्गेनिक वेस्ट, तो गलत हो गया। ये
ये थोड़ा सा गलत हो गया, आपको यहाँ से हाँ, द ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट एनिमल मटेरियल एनिमल डंग किचन वेस्ट गेट कन्वर्टेड इनटू बायोगैस. The bacteria that digest the organic material and the gas is produced. This gas is transferred to other tank which generate gas is used collect and बायोगैस इज बेस्ट फॉर कुकिंग. जो मतलब आप देख रहे हो जो एक टैंक होता है इसको सर्टाइल टैंक बोलते हैं. जो हमने क्या प्रॉब्लम आ रहा है इधर, आप देख रहे हैं इस टैंक एक पाइप इधर है. इधर से हम जो गोबर है पेड़ हैं जो मतलब डेड एनिमल्स डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो यहाँ से इस पाइप से हम डालेंगे. जो आपको लेफ्ट में दिख रहा है उस पाइप से डालेंगे. और जो टैंक है ना इसमें हम गीला करके इसमें जो स्लरी डाल देंगे. स्लरी हम किसको बोलते हैं, मतलब जो गोबर है और डेड प्लांट्स हैं और जो मतलब डेड ऑर्गेनिक वेस्ट है किचन का वेस्ट है उसको हम पानी में मिला के जो घोल तैयार करेंगे उसको हम स्लरी बोलते हैं. फिर उस स्लरी को हम इस पाइप के द्वारा इस टैंक के अंदर डालेंगे और इस टैंक के अंदर गैस बनेगी. जो स्लरी होगी जो गोबर वगैरह जो होगा स्लरी होगी वो नीचे सेटल हो जाएगी और जो गैस होगी वो इस टैंक से जो है ना ये सॉइल निकल जाएगा इससे और मैनो जो खाद वगैरह बनेगी वो इस टैंक में इकट्ठी होगी. और जो गैस होगी जो ऊपर का पाइप दिख रहा है वो दूसरी जगह पे जाए कनेक्ट होगा. उससे जो ऊपर आपको टैंक गैस टैंक के ऊपर दिख रहा है इस पाइप से गैस निकाल दी जाएगी दूसरे टैंक में इकट्ठी कर ली जाएगी. और जो मिट्टी या फिर जो खाद वगैरह है वो इस टैंक के अंदर कलेक्ट किया जाएगा. और इस खाद को हम किस लिए इस्तेमाल करेंगे कि हम फर्टिलाइज़र बना सकें, कोई खाद वगैरह बना सकते और उसको हम फार्मिंग में यूज़ करेंगे. तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा.